करने की तो आपको गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे 3 साल लगे सिर्फ ब्लॉगिंग की इजाज़त के लिए, और इन 3 सालों में हर वक्फे से अपने पेरेंट्स को मनाती रही, उन्हें अपनी पूरी फैमिली को मैंने कन्विंस किया, क्योंकि मैंने हार नहीं मानी, तभी आज मैं अपने मकसद पे कह सकते किसी हद तक कामयाब हो चुकी हूँ। तो मेरा मैसेज यही होगा हर लड़की के लिए कि अगर आप कुछ सोचते हैं, कुछ करने की चाह रखते हैं, तो आप प्लीज़ उस चीज़ पे गिव अप ना करें। थैंक यू सो मच अनीता, एंड यू सो साल का अरसा लगा हो, लेकिन वो जो रिस्पेक्ट है, जो बहुत ज़्यादा स्वीटली पोलाइटली अगर आपने बात की होगी, आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो योर स्ट्रेंथ। और यही बात सबको कहना चाहेंगे कि मिलिए पाकिस्तान से, जो कि हमारा सेगमेंट है, इसमें आज हमने आपको मिलाया अनीता जलील से। इस तरह की बहुत स्टोरीज़ होंगी हमारे सेगमेंट में। एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और आते हैं अपने मेन इशू की तरफ, मुद्दे पे आते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। और उनकी आवाज़ की और उनकी बात की सुनवाई नहीं होती। इसमें मेरे ख्याल में और मज़ीद मामलात को ख़राब कर दिया जाता है। एक ट्रस्ट डेफिसिट ज़रूर पाया जाता है पुलिस और आवाम के बीच में, जबकि हम देखते हैं कि पुलिस की हर वक्त ये कोशिश होती है कि वो आवाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके, चीज़ों को फैसिलिटेट कर सके। उनकी कुर्बानियाँ बिल्कुल रायगा नहीं जानी चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी में दे आर डेफिनेटली योर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एज़ वेल। अब ऐसी सूरत हाल में हमने सोचा कि आज के शो में हम ज़रूर कोशिश करें कि इन तमाम फैक्टर्स को, इन तमाम स्टेक होल्डर्स को एक साथ लेके भेजें। लेकिन क्योंकि हम आपको पहले रिपोर्ट की बात कर रहे थे, रिपोर्ट नहीं, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स ही बता देती हूँ। CPLC की रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल में 152 बच्चे गुमशुदा हुए या लापता हुए। इसमें से 134 बच्चों को घर वापस पहुँचाया गया। 95% ऑफ द केसेस अगवा के नहीं होते, गुमशुदगी के होते हैं। ये पुलिस का मौक़िफ़ है। यानी जब आप किसी को अगवा की बात करें तो वो बराए तावान होता है या बराए रैंसम होता है, लेकिन अगर उसमें ऐसा कोई मामला नहीं है, अगर आपसी कुछ चपकलिश है फैमिली मेम्बर्स की, जिस तरह के वालिदैन में अक्सर लड़ाई हो जाती है और ऐसा लगता है कि वालिद ने जाके रिपोर्ट दर्ज करा ली लेकिन बच्चे असल में वालदा के पास थे, तो उसको हम कहते हैं कि वो अगवा की रिपोर्ट नहीं है, वो गुमशुदगी की रिपोर्ट है। अच्छा, इस रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि कराची की अगर बात की जाए तो ज़्यादातर बच्चे सेंट्रल जोन से अगवा होते हैं। इसकी क्या वजह है? वहाँ पर कौन से करप्ट एलिमेंट्स हैं जो अलायकार बने हुए हैं, क्या क्रिमिनल एक्टिविटी है, और ख़ास तौर पे जिस तरह के हमने देखा कि पंजाब में भी कई केसेस हरासमेंट के और दूसरी तरह से बाहर निकल के आए हैं, तो इसमें दूसरे आंसर क्या मिलते हैं, ये हम बात करेंगे। लेकिन आज जो हमारे पास पैनल मौजूद है वो बहुत ही कंप्लीट पैनल है, और इनसे हम जानना चाहेंगे कि मुख्तलिफ तबक़े फ़िक्र के लोग क्या सोच रहे हैं और किस तरह इस इशू को, इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं DIG CIA जनाब अमीन यूसुफजई साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपके यहाँ मौजूद होने का। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं वेरी रिनाउंड पर्सनालिटी व्हेन इट कम्स टू द सोशल इश्यूज़ ऑफ पाकिस्तान, और ख़ास तौर पे कराची के मामलात में, चाहे कोई भी मेरे ख्याल में अंडर प्रिविलेज, अंडर सर्व्ड इलाका हो, उसमें इनका बाकायदा डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन होता है। सारिम बर्नी फ्रॉम द सारिम बर्नी ट्रस्ट हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके भी आने का। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, MQM से वाबस्तगी के इनकी ज़रूर वजह शोहरत है, लेकिन सियासत में इनकी वजह से मेरे ख्याल में एक बहुत ही अहम नुक्ता नज़र आता है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फ़ारूक सत्तार साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपके भी यहाँ मौजूद होने का। फ़ारूक भाई, सबसे पहले अगर गुफ्तगू का आगाज़ आप ही से करूँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है और इसमें एक तरह से आप बराह रास्त जुड़ गए हैं। एक प्रोटेस्ट हुई, उसके बाद अब बात की जा रही है एक FIR के हवाले से भी, तो ज़रा बताइएगा कि इस पर आपका मौक़िफ़ क्या है एंड व्हाट रियली हैपेंड। पहली बात तो ये कि अगर कहीं ये महसूस हो कि लोगों के साथ जुल्म हो रहा है या वो शदीद परेशानी में है, और अगर वो पूरी अपनी ख़वातीन के साथ, बच्चों के साथ, पूरी फैमिली, पूरी बरादरी अगर बाहर आ जाए, तो फिर यह है कि उनके साथ खड़ा होना ये तो हमारी जिम्मेदारी है। और मैं ही नहीं था, वहाँ और जमातों के लोग भी थे, PTI के भी थे, पीपल्स पार्टी के भी थे, लेकिन शायद वो इतने नुमाया नहीं थे, तो मीडिया का सारा फोकस मुझ पे था या इकराम भाई की फैमिली पे। मैंने इकराम भाई इसलिए कहा कि वो मेरे पुराने शनासा हैं, मेरे एक लिहाज से पड़ोसी हैं, और उससे गुज़िश्ता इतवारी मैंने उनके यहाँ मुहर्रम का हलीम भी खाया था, और इन बच्चों और बच्चियों के साथ मेरी तस्वीरें उन्होंने खींची थी, तो वो बेटी मेरे जहन में थी, तो जाहिर है कि मेरी एक वो अफेक्शन भी थी। तो मुझे वहाँ जाके खड़ा होना, और मैं घर वापस जा रहा था और रास्ते में मुझे ये मिला। अब अगर वहाँ कुछ लोगों ने मुश्तिल होकर या कुछ तखरीबकारों ने 2-3 टायर को आग लगा दी, ट्रैफिक को रोका,
मैंने जाने के बाद तो उस ट्रैफिक को रवां दवा किया और SHO जो PIB थे उनके और जो मुतासरा पार्टी थी उसके दरमियान एक गो बिटवीन बन के, एक सालिस बन के फिर उस प्रोटेस्ट को मैंने ख़त्म करवाया जब मुझे थाने वालों इंतज़ामिया ने ये यकीन दहानी कराई कि हमें क्लू मिल गया और हम आज रात को इंशाअल्लाह रिकवर कर लेंगे। तो मैंने कहा कि हमें ट्रैफिक को रवां दवा रखना है, कोई इश्तियाल अंगेज़ी नहीं करनी, पुरअमन रहना है। ये मैं उनको तलकीन कर रहा था। देखिए मुजाहरा उनका था, मेरा नहीं था, कोई सियासी मुजाहरा नहीं था। सारी सियासी, अगर आप सारे वीडियो क्लिप्स देखेंगे तो मैं आपको उसमें PTI के MPA को भी दिखा दूँ। लेकिन फारूक भाई, जब आप कहते हैं कि आपका किरदार सालिस का किरदार था, तो आप ये नहीं समझते कि कई दफ़ा ऐसे इश्यूज़ पोलिटिसाइज हो भी जाते हैं? आपने कहा ये सियासी मुजाहरा तो था नहीं, लेकिन सियासतदानों का, खुसूसन आपके कैलिबर के सियासतदानों का वहाँ पे सपोर्ट देना, और जिस तरह आपने कहा कि फिर मीडिया की अटेंशन भी आपकी तरफ से जाती है, तो एक सियासी रंग तो आ जाता है ना इसमें। इसको आप कैसे अवॉइड करेंगे? सियासी रंग आता है और इस हद तक आता है कि हम लोगों की आवाज़ बने। तो ये तो हर चीज़ में सियासत है। वो मुश्तहिल लोग क्या कर रहे हैं? वो भी एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है ना, अपनी हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। उनको ये महसूस हो रहा है कि वो थाने गए, उनको उस तरह से तवज्जो नहीं मिली, उस तरह से रिस्पांस नहीं मिला, तो वो बिल आखिर ना चाहते हुए भी अगर सड़क पर आ गए हैं और रोड पर आ गए हैं, तो हमें तो वो साइकी भी देखनी। फिर जो हालात है जिसमें बच्चों की किडनैपिंग का बड़ा शोर मचा हुआ है और उसमें लोगों, जो माँ बाप है ख़ास तौर पर खौफज़दा हैं अपने बच्चों को, और फिर बहुत कम उम्र बच्चों को भी, और अब ये बड़ी उम्र की थोड़ी सी बच्चियाँ जो मैट्रिक में हैं, क्या उनको स्कूल भेजें ना भेजें? अच्छा, ये जो उनको तालीम से स्कूल से उठा लें। आप सही कह रहे हैं। इस खौफ के मेरे ख्याल में थोड़ी सी और तह में जाने की ज़रूरत है, लेकिन उससे पहले अमीन साहब, चाहे मामला गुमशुदगी का हो, आपसी लड़ाई का हो, कोई चोरी चकारी का मामला हो, एक जो बड़ी कॉमन कंप्लेंट है वो ये है कि जी पुलिस का ताउन FIR में, या जब हम पहली दफ़ा गए हैं अपनी पहली रिपोर्ट जमा कराने के लिए, उसमें नहीं मिलता। ये तासुर क्यों है और उसको ज़ायल करने में हमारी पुलिस नाकाम क्यों है? बहुत शुक्रिया आपका, आपने महकमा पुलिस के नुक्ता नज़र के लिए मुझे दावत दी, और बहुत अहम इशू है। यकीनन ये इशू जिनके भी बच्चे हैं, इवन जिनके बच्चे नहीं भी हैं जी, उनके लिए भी यकीनन बहुत अहम है। फारूक सत्तार साहब ने जो बात की, जिस वाक़े की तरफ इशारा किया, उस पर मैं बाद में आऊँगा। पहले जो आपने इंट्रो में बात की थी बच्चों की गुमशुदगी या इन्वर्टेड कामाज में अगवा के बारे में, वो उस पर थोड़ा मैं अर्ज़ कर दूं कि अगवा और गुमशुदगी में हमें फ़र्क करना पड़ेगा जी। गुमशुदगी किसी शख्स का लापता हो जाना गुमशुदगी है। कोई बच्चा घर से निकला वापस नहीं आया, ये गुमशुदगी है। किसी ने उसको ज़बरदस्ती ले जाते हुए किसी को देख लिया, ये अगवा है जी। अगवा के मुख्तलिफ मोटिव्स हो सकते हैं, जैसा कि आपने बात की। अब हम गुमशुदगी को कब अगवा तस्वुर कर लेते हैं? एक शख्स या बच्चा गायब हुआ, कुछ पता नहीं, मगर एक हफ्ते बाद, 2 दिन बाद, 2 घंटे बाद एक कॉल आ गई कि बच्चा हमारे पास है, इतने पैसे दे दें, वो अगवा बराए तावान है। इन तमाम केसेस में जिनकी हम बात कर रहे हैं इस वक्त, आपने 152 कहे, मेरे रिकॉर्ड में पूरे सिंध के 160 बच्चे, 12 अंदरूने सिंध के और बाकी कराची के लापता हुए 2018 में। 20 को छोड़कर बाकी सारे बच्चे, क्योंकि मैं एक बच्चे का ट्रैक रख रहा हूँ, बरामद हो गए। उनमें से एक रोशनी फाउंडेशन एक इदारा है, उसने रिसर्च की, पिछले दिनों 200 गुमशुदा बच्चे जब वापस आए उनके ऊपर उनका फीडबैक लिया। फीडबैक के नतीजे में 99% बच्चे भी नहीं, 99.5 कहूँगा, क्योंकि एक उनमें अगवा का केस था, और बाकी सारे के सारे बच्चे या माँ बाप से नाराज़ होकर या स्कूल या मदरसे नहीं जाना, माँ बाप ने उनको किसी लेबर पर लगाया, किसी के घर काम पर लगाया, उनका रवैया अच्छा नहीं था, किसी से लड़कर चले गए। वो जितने बच्चे वापस आए उनका फिर हमने हर एक का अमीन साहब, आपकी बातों से कई बातें निकलती हैं। सबसे पहला तो मेरा आपसे ये सवाल होगा कि बच्चे बाजियाब कहाँ से हुए? अगर हम ये मान लें कि चलें जी उनको अगवा नहीं किया गया था, तो वो लापता हुए, कहीं छापा आपने मारा, कहीं से बाजियाब हुए, वो कहाँ से बाजियाब? मैं बताता हूँ। देखें, जैसे हमारे यहाँ कराची में चाइल्ड प्रोटेक्शन अब हमने बना लिया है। मसलन एक जो लास्ट बच्चा हमें अभी मिला चंद रोज़ पहले, वो 7 माह से फैसलाबाद के चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में था। जब हमने अखबार में इश्तिहार दिया, मैंने इश्तिहार दिया एज फोकल पर्सन फ्रॉम सिंध पुलिस, उसके नतीजे में हमें फैसलाबाद से फ़ोन आया मेरे ऑफिस में, और उन्होंने कहा कि इससे मिलता जुलता एक बच्चा जो अपना ये नाम बताता है, नाम भी वही और तस्वीर से भी मिल रही है शबात, हमारे पास है। हमने उनके पेरेंट्स को वहाँ भिजवाया, उन्होंने तस्दीक की और वो बच्चा लेकर आ गए। इसी ये जो अब जो फायज़ा बच्ची जो गायब हुई थी,
जिसके लिए मुख्तलिफ कहानियाँ बनी और जिसे बहुत ज़्यादा बातें चली आगे, वो कहाँ से बरामद हुई? वो एक इमरान नामी शख्स, गालबन इमरान नाम है उसका, उसके पास से बरामद हुई, जिससे उसकी माँ खुद आई। देखिए हर इस वाक़े के पीछे एक अलग कहानी है। देखिए अब आपकी बात से मैं जहाँ कई चीज़ों पर इत्तेफाक करती हूँ, वहाँ कई चीज़ों पे मुझे, मेरे ख्याल में आई विल नॉट एग्री विद यू। हम बहैसियत एक माशरा अपने बच्चों को वी आर फेलिंग टूवर्ड्स देम। सालिम साहब, ये तमाम वाक़या जो आपके सामने आ रहे हैं, चाहे आप उसको कहें कि वो बच्चा लापता है या अगवा है, इज़ इट नॉट पॉइंटिंग टूवर्ड्स द फैक्ट कि बच्चा नाखुश है? उसकी खुशी, उसकी इज्जत, उसका इत्मीनान शायद हमारे लिए बहैसियत माशरा इम्पोर्टेंट ही नहीं रह गया। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करूं कि जैसा दिखाया जा रहा है कि बच्चे छीने जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं, लेके भाग रहे हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ सोशल मीडिया पे चलने वाली चीज़ें हैं। आप अगर उन तस्वीरों को जो नंबर दिए गए, अभी कल परसों एक खातून की जो है एक वीडियो चली है बहुत ज़्यादा, इसके ऊपर नंबर आ रहे हैं, आप जो भी इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको नंबर को मिला करके देखें। वो उस दिन से जब से वीडियो मुझे मिली, वो नंबर बंद है वो उसका, ठीक है। लोग ऐसे ऐसे ड्रामे कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। सियासी कोई ड्रामेबाजियाँ हैं या कोई मुल्की सतह पे कोई ड्रामेबाजी हो रही है, लेकिन हो तो ये ड्रामेबाजी रही है टोटली। बच्चे पाकिस्तान में या कराची में पहली बार ये गायब नहीं हो रहे या भाग नहीं रहे या उठाए नहीं जा रहे। अब अगर बात करें आज के दौर की, आज की तारीख की, तो बच्चे ना गायब हो रहे हैं ना बच्चे अगवा हो रहे हैं, बच्चे भाग रहे हैं खुद घर की परेशानियों से, मदरसे की परेशानियों से, स्कूल की परेशानियों से। अगेन आई विल हैव टू स्टॉप यू है। देखिए, अगर वो भाग भी रहे हैं अपने घरों से, जिस तरह के हमने बात की कि घर से निकल के बच्चा जाता है तो उसके पास कोई हॉस्टल या जगह तो नहीं है जहां वो जाएगा। मैं इसी बात पे आ रहा हूं, किधर जा रहा है बच्चा? इधर आकर के, इस बात पे आकर के, इधर पुलिस की बिल्कुल गलती है, 100% गलती है। ना इनके पास कोई निज़ाम है इस हवाले से, ना ये किसी हवाले से इसमें ताउन करते हैं। इवन उनके साथ भी ताउन नहीं करते जो रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं, और हमारे साथ भी ताउन नहीं करते जो उन बच्चों को वहां से लेके उनको घर तक पहुंचाने के लिए इस काम बात को मैं करना आगे लेके जाना चाहूंगी। एक ब्रेक की तरफ मुझे बढ़ना पड़ रहा है, लेकिन बच्चा चाहे अगवा है या लापता। एक औरत तीसरी मंजिल पर फ्लैट वाक़ था, वहाँ से छीन कर ले गई, और उसने स्टोरी जो बताई वो कहने लगी कि उस औरत ने ऐसा बुर्का पहना हुआ था जिससे उसकी आंखें भी नज़र नहीं आ रही थी, और वो उसको लेकर मुझसे छीन कर तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर कर ज़मीन पर पहुँच गई, और मैं भी पीछे दौड़ी, और फिर वो हवा में तहलील हो गई। उस औरत ने ये स्टेटमेंट दिया, और वो सिर्फ पुलिस नहीं मौजूद थी उस स्टेटमेंट के वक्त, और भी कुछ लोग सिविल सोसाइटी के मौजूद थे। और उसने ये भी कहा कि मुझे लगता है कि ये इस बच्ची को जिन ले गए। और वो आपके पास रिपोर्ट जमा कराने आई थी? रिपोर्ट तो पहले हो चुकी थी, और इस पे तो बड़ा लेदे हो रही थी कि लोगों की माओं की गोदों से बच्चे छीने जा रहे हैं। जो बच्ची बाद में बरामद हुई, और उसने खुद ही किसी अपने वाकिफकार को, मैं उस बच्ची के बाप से भी मिला बाद में, और उस बच्ची के बाप को भी कुछ इल्म नहीं कि मेरी बच्ची को मेरी बीवी ने क्यों किसी और शख्स के हवाले कर दिया था, कतई नज़र उसके कि वो असल हकीकत क्या थी। तो आई वॉज रेफरिंग टू दैट थिंग कि वो यहाँ तो इस हद तक दावे आ रहे हैं कि बच्चे को या बच्ची को जिन ले गया। आपका कहने का मतलब है इट वाज कोटेड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, यानी आपका हवाला इस रिपोर्ट का था जिसके अंदर एक रिपोर्ट जमा कराने वाले ने या वालदा का अपना क्लेम था कि जी जो लेके गया वो मुझे लगा है कोई जिन था क्योंकि हवा में। अच्छा, अब मैं आपकी इजाज़त से चंद फारूक भाई ने जो बात की और सारिम साहब ने जो बात, उस देखिए एज अ सोसाइटी, जैसे आपने बात की, क्या हम एज अ सोसाइटी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं? पुलिस भी सोसाइटी का एक हिस्सा है। जो अच्छे बुरे खसलतें, आदात, चीज़ें हैं, वो सब सोसाइटी में अमूमन मुश्तरक होती हैं, सारों में हमें एज अ सोसाइटी देखना पड़ेगा। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कहाँ जाकर उस हद को छू लेता है जहाँ पर वो गैर जिम्मेदारी के ज़िम्मे में आ जाती है, जहाँ वो लोगों में इंफॉर्मेशन की बजाय खौफ व हरास फैलाने लगती है। हमने आप फेक न्यूज़ की बात कर रहे हैं, अमीन साहब इस पर वापस आऊँगे, लेकिन फारूक भाई आपका भी इसमें मौक़िफ़ बहुत ज़रूरी है। जिस तरह आपने कहा कि लोग मुश्तइल हो जाते हैं, ये बड़ा अहम उनके लिए मामला है, लेकिन हमें अपने गिरेबान में भी झांकना पड़ेगा कि हम बच्चों को किस तरह की तरबियत दे रहे हैं, उनसे कैसा सलूक घर पे कर रहे हैं कि वो इतने नाला हैं कि घर छोड़ के चले जाते हैं। उसमें बतौर एक सियासतदान के, बतौर एक पब्लिक फिगर के, आपकी बात किस हद तक लोग सुन रहे हैं कि इस पर भी तरह नज़रसानी की जाए? बदकिस्मती से सियासी जमातें तो इस कदर खुद भी उलझ जाती हैं और उलझा भी दी जाती हैं कि उनकी जो माशरती ज़िम्मेदारियाँ हैं, मतलब सिर्फ सियासत के अलावा जो माशरे में अगर इस्लाहात का कोई काम करना है, कोई कम्युनिटी बुनियाद पर कम्युनिटी डेवलपमेंट के काम करने हैं और कम्युनिटी में ऐसे लीडर्स पैदा करने हैं जो इस तरह के रुझानात पर नज़र रख सकें, पेरेंट्स की, लोगों की काउंसलिंग कर सकें,
हफ्तावार 15 रोज़ा वहाँ लोगों की मीटिंग्स हों और कम्युनिटी आपस में अपने मसाइल का हल ढूंढे। उसमें एक और बात होनी चाहिए कि जहाँ कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी और पॉलिटिकल लीडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी अपने इलाकों में अपने सियासी कारकुनों के ज़रिए ये काम भी करें, तो वहीं अवेयरनेस दे, आगाही दे। तो वहीं पर हमारी पुलिस को भी इस बात पर एग्री करना होगा, हमारी बड़ी सियासी जमातों को इस बात पर एग्री करना होगा कि कम्युनिटी पुलिस का निज़ाम और इलाकों में चौकीदारी का निज़ाम, ये जो विजिलेंस का निज़ाम होता है, ये पूरी दुनिया में आम हो गया। चाहे ये आम जराइम के ख़ात्मे का हो, किडनैपिंग फॉर वॉट एवर रीज़न, मिसिंग पर्सनस बिकॉज ऑफ वॉट एवर बैकग्राउंड, या ये कि एक्सट्रीमिज़म और टेररिज्म हो, दहशतगर्दी था, इन सब के सद्देबाब के लिए माशरे में क्या रुझानात पनप रहे हैं, लोगों की साइकी, उनकी नफ्सियात, किसी भी इशू पर जहाँ माशी नाहमवारी हो, जहाँ माशरती नाहमवारी हो, जहाँ तबकाती। पर भाई कुछ चीज़ें होती हैं ना जो हमें हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने होने के बावजूद भी हमारी नज़र से ओझल होती हैं। लाइक एक छोटा सा वाक़या हम देखते हैं कि हमें हिला कर रख देता है, दहला देता है। ज़ैनब का जब केस हुआ तो हम सब बड़े विजिलेंट हो गए, हम देखने लगे कि बच्चा किसके साथ जा रहा है, किसने उसको किस तरह पकड़ा हुआ है, कोई ड्राइवर या कोई और शख्स उसके साथ बदसलूकी तो नहीं कर रहा। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये रुझान शायद साइड पे हो जाता है। सारिन भाई, आप क्या कहेंगे कि लुकिंग एट द वे वी आर एज अ सोसाइटी, हमें सड़क के किनारे कितने बच्चे भीख मांगते हुए या कोई छोटी मोटी चीज़ बेचते हुए नज़र आते हैं, हम पलट कर उनको दोबारा देखते भी नहीं हैं। देखिए, फिर दो बातों से आऊँगा। पहली बात वही करूँगा कि ऐसे वाक़यात नहीं हो रहे, ये बिल्कुल अगवा की वारदातें वैसे ही हो रही हैं जैसे चंद दिन कबल, अल्लाह उनको ज़िंदगी सेहत दे, अदीब रिजवी साहब को, कि सोशल मीडिया ने पूरे मीडिया पे फैला दिया कि उनका इंतकाल हो गया। ठीक है ना, ये कोई देखिए कैसे सीज़न वाइज ये लोग चीज़ें बदलते हैं। बच्चों से हटे तो एक इतनी बड़ी शख्सियत के लिए जो है ना ऐसी अफवाहें फैलाना शुरू कर दी। दूसरी बात ये बच्चों के हवाले से मैं आपको बताऊं, जो भागते हैं उसमें कसूरवार सबसे बड़े हम हैं, जो सड़कों पे आते जाते उसको भीग देते हैं। जब हम भीग देते हैं तो उसकी वो ख्वाहिशात, वो अरमान पूरे होने लगते हैं जो उसके घर में नहीं हो रहे होते। एग्जाम्पल, ये मोबाइल फ़ोन हर बच्चे की कमज़ोरी बन गया है। हर बच्चे को मोबाइल फ़ोन चाहिए। जिसका बाप सुबह से शाम लेबर करके 800,000 रुपये कमा के लाता है, वो 2-4 हज़ार रुपये का मोबाइल नहीं दिलवा सकता उसको किसी भी सूरत। वो जब निकलता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ ये चीज़ें हम फेस करते हैं, पुलिस भी फेस नहीं करती, सियासतदान भी फेस नहीं करता। ये तो सिर्फ उसकी आप मटीरियल ख्वाहिशों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चा इतना एक्सट्रीम कदम उठाता है कि वो अपना घर बार, अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों को छोड़ के आ रहा है, तो या तो उसके साथ बहुत ज़्यादा तशद्दुद हो रहा है, उसके साथ नहीं, वो तो बात है, वही मैं कह रहा हूँ। लेकिन इसका नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि हम सड़कों पर अगर वो आ गए तो उनको भीख दे करके उनको वहीं पालना पोसना शुरू कर दें, मकसद ये। अच्छा, एक सवाल में अमीन साहब, जो शुरू में हमने बात की कि ठीक है, जब पेरेंट्स बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं तो वो तो आके फ़ौरन अगवा की FIR कटवाने की बात करते हैं। लेकिन अगर हमारे नाजरीन के लिए आप थोड़ा सा उनको बताएं कि जी अगर बच्चा गुमशुदा है तो कितनी देर के बाद या कितने घंटे गुजरने के बाद उसको पुलिस पे रब्ता करना चाहिए। कॉल अगर कोई नई भी आई है तो पहला केस क्या गुमशुदगी का बनता है, हाउ शुड दे रिपोर्ट दीज मैटर्स टू यू? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि गुमशुदगी तो फौरन रिपोर्ट होनी चाहिए, फौरन, यानी 1 घंटे 2 घंटे फौरन। देखिए, बात यह है कि एक इंसान है ह्यूमन, और आज के दौर में अगर वो गायब हो रहा है उसके सर्कमस्टेंसेस है, मतलब बाज बुजुर्ग लोग अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सिद्रा इकबाल और आप सबको वेलकम कहते हैं आज पाकिस्तान में। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे कि एक नई सुबह है। अक्सर हम देखते हैं कि मॉर्निंग शोज़ का आगाज़ इसी थॉट के साथ होता है कि आपके लिए एक नई सुबह है, मुस्कुराती हुई सुबह है। लेकिन हकीकत असल में ये है कि मंडे मॉर्निंग्स हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होती हैं। हम वीकेंड पे रिलैक्स कर रहे होते हैं और वीकेंड इतनी जल्दी से गुजरता है कि उसके बाद हम सोचते हैं कि काश ये 3 या 4 दिन का वीकेंड होता तो कितना अच्छा होता। आज वैसे भी ख़ास तौर पे जब हम न्यूज़ चैनल्स की बात करें तो हमारी मॉर्निंग्स तो मुस्कुराती भी बिल्कुल नहीं होती। जो बुलेटिन आप देखते हैं उसमें अक्सर खबरें ऐसी होती हैं जो हमें थोड़ा सा या तो अफसरदा कर देती हैं, डरा देती हैं, या इस आने वाले दिन को ज़्यादा मुश्किल बना देती हैं। आज हम यही बात करेंगे
जानेंगे कि किस तरह आप अपने दिन को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। आपके लिए मैंने और मेरी टीम ने कुछ मेहनत की है और आपके लिए अच्छी खबरें निकालने की कोशिश की हैं ताकि हमारी दिन का आगाज़ कुछ मुख्तलिफ हो। लेकिन साथ साथ ये भी कहना चाहेंगे कि आज एक्सपेक्टेड है कि थोड़ी गर्मा गर्मी पार्लियामेंट में भी होगी। जिस तरह के हमने देखा कि फ्राइडे की न्यूज़, उसमें जो डेवलपमेंट्स थी उसमें कई चीज़ें ये कही जा रही थी कि आज उसका एक रद्द अमल आएगा। थ्रू आउट वीकेंड पे भी यही बात होती रही। तो सियासी तौर पे हमें टेम्परेचर में ज़्यादा मेरे ख्याल में बढ़ने की उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन अगर इंडिविजुअल्स की बात करें, आज मंडे है, नए हफ्ते का आगाज़ है, तो ज़रूर आपके सामने ऐसी सिचुएशंस होंगी जिसके लिए या तो आप पूरी तरह से तैयार हैं या आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी थोड़ी आधी कच्ची पक्की है। मिसाल के तौर पे हो सकता है देयर इज़ अ बिग प्रेजेंटेशन फॉर यू, या फिर आज आपने किसी इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करना है, कोई बहुत बड़ा फैसला लेना है। उन सब चीज़ों के लिए, तैयारी के लिए ज़रूरी है कि आपका फोकस आपके पास हो। सो लेट्स मेक श्योर कि आप जिस भी टास्क को लेके चल रहे हैं उसको आप जितना वो मुश्किल है उतना तो रहने देंगे, लेकिन उससे ज़्यादा मुश्किल नहीं बनाएंगे। मैंने भी यही सोचा है ज़िंदगी को सिंप्लीफाई करते हुए आज हमारे पास जो ख़बरें हैं, जो चीज़ें हैं, जो कंटेंट है जिस पे आपसे हमने बात करनी है, जो हमने आपको शहर शहर की सूरत हाल से आगाह करना है, चाहे वो बेशक ट्रैफिक हो, चाहे वो बाकी चीज़ें हो, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू हैव दैट फोकस इन लाइफ। और आपका तो पता नहीं, लेकिन मुझे फोकस के लिए बहुत ज़रूरी है कि मेरे पास चाय का एक कप हो। तो प्लीज़ मेरे लिए चाय फ़ौरन भिजवा दी जाए, क्योंकि उसके बगैर हमारी सुबह नहीं होती। लेकिन ये भी देखते हैं कि ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है। जो लोग इस वक्त घर से नहीं निकले, वैसे तो बहुत सारे लोग अपने दफातर के लिए निकल चुके होंगे, बल्कि पहुंच भी चुके होंगे, बच्चे स्कूलों में पहुंच गए, लेकिन आपको थोड़ा हाल अहवाल बताते हैं आपके शहर की सड़कों का, वहाँ की ट्रैफिक का। तो लेट्स टेक अ लुक, हम किस तरफ जा रहे हैं, कराची या फिर लाहौर। लेट्स गेट आउट एंड फाइंड आउट कि हमारे रिपोर्टर्स हमें ऑन द रोड क्या सूरत हाल बताने लगे। हमारे पास कराची से मौजूद है हमारे रिपोर्टर। मेरे ख्याल में लाहौर पे पहले हम चलते हैं। लाहौर में अतीक हमारे साथ मौजूद हैं। अतीक, ज़रा बताइए कि आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और वहाँ पे ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, आज हफ्ते का पहला रोज़ है। शहरी जो है वो अपनी छुट्टी को भरपूर तरीके से एंजॉय करने के बाद अपने मुकाम पर बर वक्त पहुँचने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, जिस वजह से लाहौर के आम शाहराहों पर ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा पड़ जाता है। इस वजह से ट्रैफिक जो है वो आहिस्ता से चल रही होती है। कई मुकामात पर ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा पड़ने पर ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक भी हो जाती है, जिस पर शहरियों को कई मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। यहाँ पर बात कर लीजिए लाहौर के अहम शाहराहों की, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के मार रोड पर, जहाँ पर ट्रैफिक का दबाव जो है वो ज़्यादा देखा जा सकता है। ट्रैफिक जो है वो अपने मामूल के मुताबिक तो नहीं चल रही, लेकिन आहिस्ता जो है वो अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है। इसके साथ साथ इसके मज़ाफ़ात की बात कर ली जाए तो लाहौर के इलाके मजंग, चुंगी और इछरे पर भी जो है लाहौर में ट्रैफिक जो है वो अपने मामूल के मुताबिक चल रही है, जबकि किनार रोड और जौहर टोल पर जो तालिब इल्मों और जो दफ्तर को जाने वाले हजरात हैं उनकी तादाद चूँकि ज़्यादा होती है, इस वजह से वहाँ पर ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा होने पर ट्रैफिक जो है वो स्लो चल रही होती है। इसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए शादरा की, और वहाँ पर चूँकि दीगर इलाकों से लोग जो है वो लाहौर को अपने रोज़ी रोटी के लिए यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर जो है ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा पड़ जाता है, और ट्रैफिक जो है वो खासी दबाव में पड़ने से ट्रैफिक जाम भी हो जाती है। इसके साथ साथ जो इसके करीब जो इलाके हैं बत्ती चौक और इसके साथ जो टिम्बर मार्केट, दाता साहब रोड पर भी ट्रैफिक का दबाव जो है वो खासा देखा जा रहा है। जी थैंक यू सो मच अतीक, लाहौर से हमें अपडेट का, वहाँ की आपने ट्रैफिक की सूरत हाल जानी जिस तरह के एक्सपेक्ट किया जा रहा था। वीकेंड के बाद मंडे की ट्रैफिक वैसे ही बहुत बुरी लगती है। बट नाउ लेट्स टेक अ लुक एट कराची। कराची में हमारे पास शमीम मौजूद हैं, कहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं, लेट्स फाइंड आउट। अस्सलाम वालेकुम, और ज़रा अपडेट कीजिए कराची की क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी देखिए, एम.ए. जिन्ना रोड को क्यापरी सैनमा सिग्नल से बंद किया गया है, और इसके लिए दो मुतबादिल रास्ते दिए गए हैं। पहला मुतबादिल रास्ता सोल्जर बाज़ार और दूसरा सदर में सदर दवाखाने से परेड स्ट्रीट के लिए है। इस रास्ते को मेट्रो बस का जो प्रोजेक्ट था उसके ये आखिरी मराइल में है, और एम.ए. जिन्ना रोड पर जहां इसको स्टॉप करना है इस सर्विस को, इसकी आखिरी जो तामीर है वो आखिरी मराइल में है, जिसकी वजह से इस रोड को इस वक्त बंद किया गया है। ट्रैफिक इंतजामिया का कहना है कि इसके जो मुतबादिल रास्ते दिए गए हैं उस पर मुस्तकिल ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की गई है, जो कि ट्रैफिक की रवानी बहाल रखने में मदद करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी कराची में जो ट्रैफिक का फ़्लो है
उसकी वजह से सुबह के औकात ख़ास तौर पर सुबह 8 बजे से 11 बजे तक और रात में 8-9 बजे तक ये सूरत हाल रहती है कि यहाँ बदतरीन ट्रैफिक जाम होता है और इस ट्रैफिक जाम का असर अतराफ़ की शाहराहों पर भी नज़र आता है। आप ये देख सकते हैं कि खुसूसन सुबह के औकात में और शाम के औकात में इसका असर न्यू एमए जना रोड, सोल्जर बाज़ार और ओल्ड से भी नजर आता है। जी थैंक यू सो मच शमीम। जो आप बात कर रहे हैं वो कराची का दिल है, यानी इट इज़ द हार्ट ऑफ कराची। लेकिन मैं अभी बैठे बैठे ये सोच रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ट्रैफिक अपडेट्स की वजह से आप कहीं पे भी अगर जा रहे हों तो आप उसको बहाने के तौर पे यूज़ करना शुरू कर दें कि नहीं, आपने सेगमेंट में सुना फलानी जगह ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था तो ऑफिस पहुँच के आप हमें ही वजह बना दें अपने लेट होने की। लेकिन वक्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। आई थिंक व्हेन यू आर अप एंड अलर्ट तो आपका दिन वैसे ही अच्छा गुजरता है। और ख़ास तौर पे जिस तरह कहा जाता है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे इज़ ऑफ कोर्स द ब्रेकफास्ट। मैंने आज नाश्ता नहीं किया था, मेरी टीम ने भी पता नहीं नाश्ता किया या नहीं किया, लेकिन चाय की बहुत अशद ज़रूरत है और उसके साथ अगर कुछ खाने को हो जाए तो क्या ही बात है। लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं अरीज हारून भी, एंड शी इज़ ऑफ कोर्स अ न्यूट्रिशनिस्ट, और उनसे भी जानेंगे कि किस तरह आप अपने दिन का ये जो पहला मील है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट मील है उसमें क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं। ख़ास तौर पर वो लोग जो शायद वेट लूज़ करना चाहते हैं तो वो हैवी चीज़ों से इज्तनाब करते हैं, लेकिन फिर कहा जाता है कि जो कुछ अगर हैवी खाना है तो ब्रेकफास्ट में ही खा लो। कुछ लोगों का आपको पता है कि दिन का आगाज़ चाय और पराठे से होता है। हम आपके लिए ख़ास रिपोर्ट आज लेके आए हैं और हमें पता चला कि हैदराबाद में एक पराठा शॉप है जो कि बहुत ही मशहूर हो गई है, और सबसे ज़्यादा मुझे जो इंटरेस्टिंग लगा वो उस पराठे का नाम है। यानी आपने चिकन पराठा सुना होगा, आलू का पराठा सुना होगा, मूली का पराठा सुना होगा, लेकिन पराठे की इतनी कदर कीमत कि उसका नाम दुल्हन पराठा रख दिया जाए तो फिर क्या ही बात है। लेट्स फाइंड आउट कि ये दुल्हन पराठे की क्या स्टोरी है फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम हैदराबाद। ये दूल्हा दुल्हन का पराठा अजमेर शरीफ से, काजू, चिकन और जड़ी बूटियाँ डालता हूँ, असली घी का तड़का लगाता हूँ। पराठे में बड़ी मेहनत होती है, कीमा ईमा भरते हैं, अदरक के कुंडल लगाते हैं, काजू वाजू लगता है, लेग पीस लगता है मुर्गी का। हमने स्पेशली आए थे कराची से इसके लिए खाने के लिए, तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है, हमें बहुत मज़ा आया, हमने बहुत इंजॉय करा है। दोस्त अहबाब मेहमान दूर दराज इलाकों से आते हैं, वो भी इसकी फरमाइश करते हैं, हमें भी पसंद है। बहुत सारी चीज़ें थी और बड़ा हैवी पराठा था, मेरे ख्याल में एक बंदे के लिए एक ही काफ़ी है। दूल्हा और दुल्हन के लिए जो है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। दूल्हा दुल्हन का पराठा है जबरदस्त। जी जनाब, ये स्टोरी थी दुल्हन पराठे की। दुल्हन की तरह जब पराठा सज के आए तो कौन नहीं खाएगा। हमारे पास तो ये मासूम सा बेचारा अंडा पराठा आया है और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरीज हारून। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अरीज, क्या हाल चाल है आपके? आपसे मुलाकात आखिरी मेरे ख्याल में रमज़ान में हुई थी और आज दोबारा से हमारी खुशनसीबी है दैट यू है। लेकिन जिस तरह के लाइव शोज़ में अक्सर होता है बड़ी हबड़-दबड़ मची हुई होती है, बेचारी चाय आई, हमने कहा बस रखें और भागें, एंड दैट वाज इम्पोर्टेंट थिंग। आपने देखा दुल्हन पराठा जिसके अंदर कीमा भी है और मेवा भी है और पता नहीं क्या कुछ बड़ा है। स्पेशल पराठा है ना, बड़ा स्पेशल है। अच्छा, पराठा वैसे अगर खाएं तो बड़े एहतमाम से खाना चाहिए क्योंकि जल्दी में खाएंगे तो डाइजेस्ट भी नहीं होगा। तो हमारे सामने से अंडा पराठा रखा हुआ है, इट्स अ वेरी गुड मील एक्चुअली। आप प्रोटीन भी ले रहे हैं, आप कार्ब्स भी ले रहे हैं, आप उसमें फाइबर कंटेंट भी एडेड है, तो अच्छी मील है। लेकिन वही बात हो जाती है कि किस वक्त लेना है। क्या कहेंगे, अ लॉट ऑफ पीपल से कि जी सुबह सुबह कार्ब्स नहीं खाना चाहिए और प्रोटीन नाश्ता होना चाहिए, ये तो एक होलसम मील है। लेकिन ट्रेडिशनली देखा जाए भाई हमारे तो डीएनए में चाय और पराठा रचा बसा हुआ है। और अगर आपसे कहा जाए कि पराठा बिल्कुल ही माइनस कर दें, चीज़ है ना हमारी, बेसिकली साउथ एशिया में तो ये हमारी मील्स में आते ही पराठा रोटी ये चीज़ें आती हैं, नाश्ते में भी खाते हैं। और अच्छा, हम लोग क्या करते हैं कि कॉन्सेप्ट्स बनाए हुए हैं कि हमने अगर हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना है तो हमने सीरियल्स लेने हैं, हमने आटा बिल्कुल नहीं लेना, उसकी कोई चीज़ नहीं लेनी, कार्ब्स अच्छे वाले तो निकाल देने। अच्छा, वही बात है कि वेट आपने लूज़ करना है, आपने मेंटेन करना है, आपने गेन करना है, और फिर आप किस टाइमिंग पे वो चीज़ ले रहे हैं। अगर इफ़ यू टेकिंग इन द ब्रेकफास्ट तो फिर तो ठीक है,
गुड इनफ। लेकिन अगर आप रात में पराठा खा के सो जाएंगे और आपने गैप नहीं दिया बीच में, कोई एक्सरसाइज सीक्वेंसिंग, यू वेरी राइट। कुछ लोग होते हैं सिर्फ खाली पेट हम लोग चाय पी के निकल रहे होते हैं, और कराची में तो अमूमन देखा जाए तो यही हमारा नाश्ता है, यही ओढ़ना बिछोना है। लेकिन कहा यह भी जाता है कि पहले अगर आप फ्रूट्स के शौकीन हैं तो पहले फ्रूट्स खा लें, फिर उसके बाद प्रोटीन्स और समथिंग हैवियर वुड बी गुड। लेकिन हैदराबाद में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेरे ख्याल में दुल्हन पराठे की जो वहाँ पे कंज्यूमर्स हैं, जो लोग वहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन्होंने ऑर्डर्स प्लेस किए हैं। नसीम क्या कह रहे हैं और उनसे बातचीत करें, आइए उनकी गुफ्तगू भी सुनते हैं। में लोग हैं वो हलवा पूरी पसंद करते हैं, हलवा पूरी से नाश्ता किया जाता है। खुसूसन जो छुट्टियों के दिन होते हैं उनमें लोग अपने घरों पर जो है पार्सल कराकर हलवा पूरी लेकर जाते हैं। लेकिन हैदराबाद की जो ये रेशम बाज़ार जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, वहाँ का जो दुल्हन पराठा है वो ना सिर्फ हैदराबाद में मशहूर है, बल्कि हैदराबाद के दूर दराज के लोग ना सिर्फ यहाँ पर ख़ुद नाश्ता करने आते हैं बल्कि अपने घर वालों के लिए पार्सल भी करा के लेके जाते हैं। हैदराबाद के बाहर से भी लोग मुख्तलिफ़ शहरों से यहाँ पर आते हैं और ये नाश्ता करते हैं। हद में जो मेहमान आते हैं, अगर मेज़बान उनको एक मरतबा इस नाश्ते का लुत्फ़ उठाने के लिए पेश करते हैं तो बार बार जब भी वो मेहमान यहाँ हैदराबाद आते हैं वो इस पराठे की फरमाइश करते हैं। दुल्हन पराठा जो कहलाने की वजह इसके मालिक जो हैं वो ये बताते हैं कि 3 मुख्तलिफ़ किस्म के जो मीट हैं, चिकन है, बीफ है और मटन है, उससे ये पराठा तैयार किया जाता है। मुख्तलिफ़ जो मसाले इसमें इस्तेमाल होते हैं और फिर काजू से इसको सजाया जाता है, असली घी इस्तेमाल किया जाता है। इसकी इतनी सजावट और तैयारी के लिहाज से इसका नाम दुल्हन पराठा रखा गया है। ना सिर्फ हैदराबाद बल्कि जो दीगर कुर्ब जवार के शहर हैं वहाँ से लोग आते हैं। ये छुट्टी के दिनों में आमतौर पर बहुत रश होता है और जो भी ये खाने वाले हैं उनका यही कहना है कि जो भी एक दफ़ा दुल्हन पराठे का जो है मज़ा चख ले, वो जब भी हैदराबाद आएगा वो यकीनी तौर पर ये पराठा जो है वो खाए बगैर नहीं रहेगा। जी अच्छा जी, बहुत ज़्यादा बातचीत हो गई दुल्हन पराठे के हवाले से। इसको देख के मुझे नींद आ रही है, इतना हैवी पराठा है। अरीज, आप मुझे बताएं कि बिफोर वी जस्ट रैप इट अप कि हैवी नाश्ता करना और इस तरह का मील खा के फिर आपका दिन, यानी विल यू हैव अ हाई एनर्जी डे या आपको और सुस्त कर देगा? डिपेंड करता है आप कितना अर्ली करो। बिफोर 9 जो आप ब्रेकफास्ट करते हो ना, वो आपको होल डे के लिए एनर्जी लेवल्स आपके अच्छे रखता है। अच्छा। लेकिन अगर आफ्टर दैट यू स्टार्ट टेकिंग हैवी मील्स तो वो स्टोर में भी जाता है फिर आपके। तो बिफोर 9 आप इस तरह की चीज़ खा रहे हो। लेकिन फिर बात वही कि आपका वर्किंग भी वैसे होनी चाहिए। अगर आप ऑफिस में जाके बैठ रहे हो तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, फिर पूरा दिन आपको लगेगा यू फील बैड ना कि डाइजेस्ट नहीं हुआ है, लथार्जिक हो रहे हो, नींद आ रही है। तो वो वाली चीज़ नहीं। अगर आपका काम ऐसा है कि आपने उठ के चलना फिरना है, कोई आपका वर्क ऐसा है, तो देन यू कैन हैव दिस हैवी मील। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच डॉक्टर अरीज फॉर दोस टिप्स। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाश्ते को नाश्ते के वक्त करें। ये जो ब्रंच का कॉन्सेप्ट है मेरे ख्याल में वो वीकेंड्स के लिए सही है, लेकिन आम दिनों में आपके दिन का आगाज़ जल्दी होना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी बैक विद मोर न्यूज़ एंड मोर स्टोरीज। कोशिश हमारी ये होती है कि हम आपके लिए अच्छी खबरें लेके आएँ, लेकिन जिस तरह के हमने कहा था कि आज पार्लियामेंट में भी गर्मा गर्मी का बहुत इम्कान है। जुम्मे के दिन अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को नैब के थ्रू डिटेन किया गया है, उनकी गिरफ्तारी अमल में आई है, जिसका एक सख्त रद्द अमल आ रहा है। ख़ास तौर पर अगर अपोजिशन की बात करें तो खुर्शीद शाह साहब ने तो ये भी कहा है कि इसमें इंतकाम की बू आ रही है। इस पर ज़रा बात करेंगे और आपको लिए चलते हैं हमारे सेगमेंट एक्शन का रिएक्शन की तरफ, यानी वो ऐसी चीज़ें जो कि एक एक्शन के तौर पर हमारे सामने आती हैं और क्योंकि फिजिक्स का लॉ है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन आता है। सो सबसे पहले चलते हैं PMLN के चौधरी मंजूर साहब की तरफ और उनसे जानते हैं कि इस एक्शन का, यानी ये जो स्टोरी ब्रेक हुई है, उनसे उनका क्या रिएक्शन है। तो सबसे पहले चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम, और आपसे मेरा सवाल होगा कि जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी हुई है, खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि इस इंतकाम की बू आ रही है, आपका इस पर क्या रद्द अमल है और इसका ख़ास तौर पर मुल्की हालात पे, मुल्की सियासत पे क्या असर पड़ेगा? देखिए ये चीज़ उनके ख्याल में इस तरह से होगी, चूँकि देखना तो ये है कि पार्लियामेंट के अंदर इसको किस तरह से देखा जा सकता है। पार्लियामेंट के अंदर चूँकि ये अपोजिशन लीडर हैं और पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं, बाकी पार्लियामेंट्री पार्टी से इसको किस तरह से देखती हैं। चूँकि ये मुझे लग भी ये रहा है कि एक तो राना मशहूद के बयान को ज़हन में रखना चाहिए कि उसके बाद ये गिरफ्तारी अमल में आई है। दूसरा, अभी भी एक कमज़ोर केस में उन्होंने गिरफ्तारी की है,
तो ये बेहतर तो ये हो कि इस लॉ को अमेंड किया जाए और अगर कोई रीजनेबल सबूत मौजूद है तो उनको पार्लियामेंट के सामने या कोर्ट के सामने रखना चाहिए और कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो फिर गिरफ्तारी का ऑर्डर दे तो ज्यादा बेहतर है। वरना ये होता है कि किसी को नैब जो इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी की स्टेज पे गिरफ्तार कर रही है, किसी को इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे और किसी को चालान सेंट भी हो जाता है अदालत के अंदर, तो फिर वहां भी गिरफ्तार नहीं कर रही। तो ये बात समझ नहीं आ रही कि कब कहाँ कैसे उन्होंने करना। जी हाँ, ये कब कहाँ कैसे, आज मुझे लगता है कि इसी पे सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट में बहस होगी। लेकिन सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होता है कि लीडिंग अपोजिशन जमात तो PMLN है और शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के बाद क्या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, आपसे मेरा यही सवाल होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सिर्फ यही मौक़िफ़ रह जाता है कि वो PMLN का साथ दें, या आपको लगता है कि वो इस मामले में भी थोड़ी अपनी दूरी बनाए रखेंगे? नहीं, देखिए अभी तक जो पीपल्स पार्टी का आ रहा है, स्पेशली जो बिलावल साहब का और बाकी लोगों का, वो बड़ा मोहतात हम उसको लेकर चीज़ों को चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये अपोजिशन लीडर की बतौर अपोजिशन लीडर दुनिया के अंदर कोई अच्छा तासर नहीं गया, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि एहतसाब ना हो लेकिन अक्रॉस द बोर्ड हो, सबको देखा जाए, सबको। अब अगर अलीम खान को बुलाते हैं तो उसको नहीं पकड़ते, तो फिर ये चीजें सवालात बनकर उभर रही। इसलिए ये देखना है और पीपल्स पार्टी इशू टू इशू चलेगी, किस इशू पे क्या स्टैंड लेना है उस पे हमने पहले भी कहा था, अब भी कह रहे हैं। और ख़ास तौर पे यहाँ पे एक सवाल ये भी होता है कि अगर हम शहीद साहब की पॉलिटिक्स पे नज़र डालते हैं, उनका जो पूरा टर्म एज चीफ मिनिस्टर गुजरा है, उन्होंने शफाफियत पे बहुत जोर दिया। उन्होंने कहा कि जी पंजाब में जितने प्रोजेक्ट्स हुए हैं वो शफाफ थे, लेकिन बहरहाल अब ये केसेस हैं जो उनको फेस करने पड़ रहे हैं। आपके बकौल ये कमज़ोर केसेस हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी इंदिया दिया जा रहा है नई हुकूमत की तरफ से कि मज़ीद गिरफ्तारियाँ भी हो सकती हैं। इस पर आपका क्या रद्द अमल होगा? पहली बात तो ये है कि हमें ना गिरफ्तारियों से डर लगता है, ना को हमारे लिए नई है। जिन लोगों के लिए नई होंगी उनको पता होगा। दूसरी बात ये है कि क्या इनको ये तर्जमान हुकूमत के हैं या नैब के तर्जमान हैं? गिरफ्तारी हुकूमत ने की है या नैब ने की है? और अगर नैब ने की है और ये जो साहब ये बयान दे रहे हैं, तो नैब को पहले अपनी पोजीशन वाजे करनी पड़ेगी। अब नैब के ऊपर प्रेशर, उल्टा प्रेशर नैब के ऊपर आ गया है कि नैब के तर्जमान के तौर पर कह रहे हैं कि और भी गिरफ्तारियां होंगी। तो ये एक तरफ नैब को और दूसरी तरफ हुकूमत को भी अपनी पोजीशन वाजे करनी पड़ेगी। तीसरी बात यह है कि जब हम बार बार ये बात करते हैं कि एक जैसा सलूक हो, मतलब अभी मैं खबरें देख रहा था, उसमें अब लाड़काना का एक अकाउंट नजर आ गया। अब जो लाड़काना का अकाउंट है या फालूदा वाला का अकाउंट है वो ट्रेड अकाउंट है, और जो ओमनी ग्रुप के हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग है। अकाउंट एक जैसे हैं, अगर जुर्म है तो एक जैसा है। अगर जहांगीर खान तरीन के माली और उसके ड्राइवर के नाम पे अकाउंट्स हैं तो वो भी ऐसे हैं। अब उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही, इधर गिरफ्तारी हो चुकी है। हम ये कह रहे हैं कि जो कुछ करना है एक जैसा सबके साथ करें। अगर वो मनी लॉन्ड्रिंग है तो ये भी मनी लॉन्ड्रिंग है, अगर उस पर गिरफ्तार किया गया तो इस पर भी गिरफ्तार करें। तो ये चीजें हम पीपल्स पार्टी बार बार कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर साहब, और मेरे ख्याल में आपकी बात में बहुत वजन है कि इस वक्त हुकूमत अगर इस बात का क्रेडिट लेती है या फिर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर या बाकी लोग इस पर बयानात देते हैं, तो फिर ये वाजे करने पड़ेगा कि ये जो इक़दामात किए जा रहे हैं वो नैब की तरफ से हैं या हुकूमत की तरफ से हैं, फिर क्या वाकई ये वेंडेटा की सियासत है। इसी पर हमने रद्द अमल लेना चाहा और बात की महमूद रशीद साहब से जो कि PTI की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आइए उनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम महमूद साहब, अपोजिशन की जानिब से एक सख्त रद्द अमल आ रहा है जो कि मेरे ख्याल में एक्सपेक्टेड भी था। जब लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब को आपने अरेस्ट किया है, आपने तो नहीं, नैब ने अरेस्ट किया है, तो इस रद्द अमल का जो सामना कर रही है हुकूमत, इस वक्त आपका क्या मौक़िफ़ है और हुकूमत इस वक्त क्या सोच रही है? हम हर किस्म के रद्द अमल का सामना करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी को इंतकामी कार्रवाई का निशाना नहीं हम बना रहे और ना ये पर्चा हुकूमत की इमा पर इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। इनके अपने दौरे हुकूमत में नैब के अंदर ये केस चल रहा था, वो केस अब बड़ी तेज़ी के साथ अपने मंतकी अंजाम को पहुँच रहा है। इसलिए मैं ये समझता हूँ अपोजिशन का ये वावेला ये समय से बालातर है, ये करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देने की एक कोशिश है
जिसे हम कामयाब नहीं होने देंगे। हमने हमेशा ये कहा है कि अदारे आज़ादाना तौर पर फैक्ट्स के सामने रखते हुए और सबूतों को सामने रखते हुए फैसला करेगा कितने से कितना बाअसर शख्स है, अगर उसने भी कोई गलत काम किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने जिस तरह कहा कि जी गाजरे जिसने खाई पेट में दर्द भी उन्हीं का हो रहा है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि इदारों को खुद मुख्तारी के साथ काम करना चाहिए, लेकिन इसका जब आप क्रेडिट लेते हैं तो फिर एक रद्द अमल भी उसका आ रहा है। और एक जो बात बार बार की जा रही है कि मज़ीद गिरफ्तारियों का दिया गया है, इस पर आप क्या समझते हैं कि मज़ीद क्या स्टांस लेगी अपोजिशन और क्या ये नई हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है? देखिए, नैब को वजाहत करनी चाहिए, हमें भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। वो तो उन्होंने जिस तेज़ी के साथ अब नैब मुख्तलिफ मेगा करप्शन के स्कैंडल्स को लेके आगे बढ़ रहा है, उसके तनाज़ुर में उन्होंने ये बात की है कि अगर इसी तरीके से नैब अपने इन तमाम बड़े केसेस के ऊपर कार्रवाई करेगा तो उसमें कई बड़े लोग गिरफ्तार हो सकते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये था जी हमारा सेगमेंट एक्शन का रिएक्शन। आपके पास लेके आएंगे कुछ टॉप स्टोरीज जिस पे हम देखते हैं कि अवामी सतह पे या फिर सियासी सतह पे लोगों का जिस पे रिएक्शन आता है। आज की मॉर्निंग हेडलाइंस में जिस तरह हम बात कर रहे थे 8 अक्टूबर के हवाले से भी 13 साल गुजर गए हैं, लेकिन उस हौलनाक ज़लज़ले के जो असरात हैं वो आज भी हम फील करते हैं और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों पर वो उसी तरह एक छाप छोड़ गए हैं। मेरे ख्याल में किसी भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए और ख़ास तौर पे जिस तरह के उसके बाद हमने देखा कि 8 अक्टूबर को हमेशा पूरा पाकिस्तान नेशनल रेजिलियंस डे के तौर पे मनाता है, तो आज भी अपनी उसी रेजिलियंस को आके लेके बढ़िए। बहुत सारे मामलात हैं जिनकी गुत्थी सुलझनी है, इकोनॉमिकली, सियासी तौर पे, माशी तौर पे हमें बेहतरी की तरफ जाना है, लेकिन हमारी रेजिलियंस हमारा सबसे बड़ी क्वालिटी है जिसको आगे लेके बढ़ेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। हाउ शी व्यूज़ हर ओन प्लेस, और ख़ास तौर पे यूट्यूब पे जो उनका चैनल है उसमें 20,000 से ज़्यादा इनके फॉलोअर्स हैं। लेट्स टेक अ लुक एट हर प्रोफाइल। मैं तैयार हो गई, हम आ चुके हैं पिशकान के जीटी पे। 540 सीढ़ियाँ चढ़ के यहाँ पर आई हूँ इस व्यू के लिए। पाकिस्तान का इमेज चेंज करने के लिए इसकी जिम्मेदारी हर एक पे बनती है। जो हम सॉफ्ट इमेज की बात करते रहते हैं उसको हमने खुद ही ओन करना है। तो आज हम आपको मिला रहे हैं मिलो पाकिस्तान सेगमेंट में अनीता जलील से। अस्सलाम वालेकुम अनीता एंड वेलकम टू आज पाकिस्तान, हमारा ब्रांड न्यू मॉर्निंग शो। और ख़ास तौर पे आपने हमें ज्वाइन किया है क्वेटा से। आपसे सबसे पहले मैं ये सवाल करना चाहूँगी कि आपको ये आइडिया कैसे आया? कई लोगों के जहन में आता नहीं है कि बलूचिस्तान में कोई बैठ के स्टोरीज इस तरह की बनाएगा। हो सकता है आपको कल्चरली या सोसाइटली इसके ऊपर इतनी सपोर्ट ना मिले, तो कैसे आपने ये सोचा और किस तरह आपने इसका आगाज़ किया? जी अस्सलाम वालेकुम। असल में मेरा ताल्लुक़ वैसे गवादर से है, लेकिन मेरा काफ़ी आना जाना होता था कराची में। मैंने कुछ साल कराची में स्टडी भी की थी, तो लोग मुझसे अक्सर पूछते थे कि गवादर कैसा है। हम तो टीवी में देखते हैं गवादर दुबई बन गया है, गवादर कोई और कंट्री बन गया है, गवादर में लोग इस तरह रहते हैं, उस तरह रहते हैं। तो मैं हर किसी को एक एक करके एक्सप्लेनेशन हर वक्त दिया करती थी। और जहाँ तक बात है ब्लॉगिंग की, वो काफ़ी सालों से मेरा इरादा था कि मुझे शुरू करनी चाहिए, मेरा इंटरेस्ट था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे ब्लॉगिंग के ज़रिए लोगों को मतलब पता चलेगा कि रियल में गवादर कैसा है। और मुझे यह भी नहीं था कि लोग इतना पसंद करेंगे और देखेंगे ब्लॉग्स को। तो खैर जब मैंने स्टार्ट किया घर वालों को काफ़ी कन्विंस करने के बाद, तो जब लोगों ने रियल गवादर देखा मेरे वीडियो के ज़रिए, तो उन्होंने और भी चाहा कि मैं उनको और भी जगहें दिखाऊं। तो बेसिकली मैंने एक तो अपने शौक़ की वजह से स्टार्ट किया था, दूसरा लोगों के इतने सवालात की वजह से, और फिर इतना सब करने के बाद, रिकॉर्ड करने के बाद लोगों को इतना अच्छा मुझे सामने से जवाब मिला, इतना लोगों ने पसंद किया। तो अब मेरा जो आगे के प्लान्स यही हैं कि मैं गवादर को और अच्छी तरीके से एक एक चीज़ को या गवादर के आसपास की जगहों को भी लोगों से इंट्रोड्यूस करवाऊँ।
पाऊँ। अनीता, मुश्किलात किस किस्म की आई आपके सामने? यानी वो कहते हैं कि बीइंग अ गर्ल शायद एक ट्रेडिशनल सेटअप में जहाँ पे सोसाइटी आपके लिए थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टिव हो, काम करना मुश्किल होता है, और आज जब अपने वीलॉग्स आप देखती हैं, लोगों की इतनी फरमाइश है, इतनी सताइश है, लोग आपके काम को पसंद करते हैं, तो मज़ीद इससे आपकी हौसला अफजाई हो, तो आप किस किस्म का कंटेंट और कैसी स्टोरीज़ बलूचिस्तान के हवाले से लोगों तक पहुँचाना चाहेंगी? मुझे ये लगता है कि मैं तकरीबन उस मंजिल तक नहीं पहुंची हूँ अब तक जहाँ मुझे जाना है, जहाँ मेरा इरादा है। पहले तो मैंने स्टार्ट किया गवादर दिखाने से लोगों को, फिर वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स थी, मैंने चाहा वो भी मैं लोगों के सामने ले आऊँ, क्योंकि लोगों को नहीं पता कि गवादर में रहने वाले जो शहरी हैं उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। उन्हें बस ये लगता है कि गवादर बहुत डेवलप हो गया है तो वहाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि गवादर में 2-2 महीने तक लाइट नहीं होती, पानी नहीं होता। तो खैर मेरी जो आवाज़ थी काफ़ी लोगों तक पहुँची है, उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता अब तक मैं अपनी मंजिल तक कामयाबी के साथ पहुँच पाई हूँ। तो एक बड़ा लंबा सफ़र है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग सफ़र भी रहा है आपका, और जिस तरह आपकी नज़र से देखने का मज़ा है, मेरे ख्याल में दैट इज़ व्हाट पुल्स योर फॉलोअरशिप। लेकिन अनीता, मुझे ये भी बताएं कि जब आपने ये इरादा किया और इन जगहों को आप विज़िट करती थी, वहाँ पे ट्रेडिशनली ऐसा देखा नहीं जाता कि ख़वातीन निकलें और कैमरे से कोई वीडियो बना रही हों, तो आपकी फैमिली ने आपको कितना सपोर्ट किया इसमें? तनकीद की अगर बात की जाए तो जी हाँ, तनकीद की मुझे आदत हो चुकी है अब, क्योंकि कुछ साल पहले पहले भी मैं मीडिया में काम करती आई हूँ, मैं आरजे रह चुकी हूँ 2 साल तक, तो तनकीद आना मुझे तब से 2011 से स्टार्ट हो चुकी थी। तब मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा लगती थी, खुद पे मैंने हावी कर दिया था, इस वजह से मैंने वो फील्ड छोड़ दी कुछ अरसे के लिए। लेकिन अब जब मैं इस कह सकते इस रास्ते पे निकली हूँ व्लॉगिंग के, मुझे पता था, मैं अपना माइंड सेट बना के इस जगह आई थी कि मुझे पता था मुझे तनकीद मिलेगी, और लेकिन मुझे इतनी नहीं मिली जितनी मुझे लगता था कि मिलेगी। ज़्यादा मुझे सपोर्ट और मोहब्बत मिली है लोगों से। अगर इसके अलावा बात की जाए कि धमकियाँ, हाँ मुझे स्टार्टिंग में बहुत मिलती थी, तब जब के मुझे इतना तब देखते नहीं थे लोग, बहुत कम देखते थे, और स्टार्टिंग में वही लोग देखते थे जो मुखालिफत करते थे। तो जब उन लोगों ने मुझे देखा और अप्रोच किया, जो इस चीज़ को बहुत पसंद करते हैं, इस चीज़ को, औरतों को आगे आने में, गवादर से कोई आए आगे उसको सपोर्ट करते हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई, उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। और अब मुझे लगता है कि अब मुझे अगर 10 लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें से 2% अगर तनकीद करे तो मैं उसे बिल्कुल इग्नोर करती हूँ। मेरे ख्याल में कितना खूबसूरत वो शायर है ना कि ये बादे मुखालिफ तो उड़ती ही आपको ऊंचा उड़ाने के लिए है। तो जितनी भी तनकीद आए, अगर आप अपने काम पे फोकस किए हुए हैं और आपका विजन अच्छा है, आपकी इंटेंशन अच्छी है, अल्लाह ताला खुद आपके साथ ऐसे लोगों को मिला देता है और आपको इस तरह के आपके लिए मौके पैदा कर देता है कि आप आगे बढ़ती रहें। लेकिन फिर मेरा सवाल वही आपसे होगा कि ये चलें तनकीद कुछ लोगों ने की भी होगी, कुछ लोगों ने ऐसी राय दी होगी जो आपको शायद बुरी भी लगी हो, आपके दिल को चुभी हो, फैमिली की सपोर्ट कितना मैटर करती है? क्या फैमिली आपके साथ खड़ी थी? मैं अगर कह सकते 15 लड़कों में अकेली लड़की काम कर रही हूँ।